हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुभाष कुमार झा और आज हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के जनक किसको कहते हैं। और काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र एक्चुअली है क्या, इसकी क्या एक अगर मैं परिभाषा बोलूं तो उसकी क्या परिभाषा हो सकती है। ठीक है, आज हम वही चीज पढ़ेंगे बहुत साधारण शब्दों में। ठीक है, क्लास 11वीं कक्षा 11वीं के हम अर्थशास्त्र को आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अर्थशास्त्र ये एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा सुना होगा तुमने, ग्रीक शब्द है ओइकोस न्यूमेन। इसका मतलब क्या होता है? ओइकोस का मतलब होता है घरेलू और इसका मतलब होता है नियम, प्रबंध, सिद्धांत, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो इन दोनों शब्द से बना है। तो इसका अगर रियल मतलब देखें तो क्या होगा? अगर इसको एक शब्द की तरह देखें तो घरेलू नियम अर्थात घरेलू नियम किसी घर को चलाने के व्यवस्थित रूप से, किसी घर को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए जिन नियमों का, जिन सिद्धांतों का पालन किया जाता है उसके बारे में बात होगा। यहां एक सिर्फ घर की बात नहीं हो रही है। घर मतलब एक देश, किसी देश को चलाने के लिए जिन नियमों का पालन किया जाएगा, चाहे वो पैसे के रूप में हो चाहे किसी दूसरे रूप में हो, तो उसको हम इसमें पढ़ेंगे अर्थशास्त्र। अब हम हिंदी में समझेंगे कि अर्थशास्त्र का मतलब क्या है, क्योंकि काफी बच्चों को क्या होता है ना कि अर्थशास्त्र का मतलब ही समझ नहीं आता कि एक्चुअली में अर्थशास्त्र है क्या। ठीक है, तो अब हम बहुत साधारण भाषा में अर्थशास्त्र का अर्थ समझेंगे। अर्थशास्त्र यानी अर्थ प्लस शास्त्र, इसका संधि विच्छेद। अर्थ मतलब धन और शास्त्र मतलब विज्ञान। अब धन से हमारे दिमाग में सिर्फ एक बात आती है कि पैसा नहीं, पैसा नहीं, धन बहुत चीजें होती है। अब हम किसी को कहते हैं कि वह निर्धन है, वह निर्धन है, तो क्या उसके पास पैसा नहीं है? किसी के पास बहुत सारी जमीन है तो क्या हम उसको निर्धन कहते हैं? नहीं कहते उसको निर्धन। तो इसलिए सिर्फ पैसा धन नहीं है। उसके पास कितने हीरे जवाहरात, ज्वेलर्स कितने हैं, उसके पास जमीनें कितनी हैं, तो ये सारी चीजें, घर कितना है उसका, ये सारी चीजें धन का पार्ट है, धन का हिस्सा है। तो अब हम परिभाषा देखेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है? धन और धन का विज्ञान। अर्थशास्त्र क्या है? मेनली धन का विज्ञान, धन का विज्ञान। अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो मानव की असीमित आवश्यकताओं मतलब इच्छा, असीमित इच्छा एवं उपलब्ध सीमित संसाधन के वैकल्पिक उपयोग के बीच संबंध का अध्ययन कराता है। यानी ये कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो मानव की असीमित इच्छाएं किसकी क्या है? असीमित है। सबकी इच्छाएं असीमित है। मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे उससे भी सेटिंग करनी है और मुझे उससे भी सेटिंग करनी है। तो असीमित इच्छाओं का पूरी कैसे करें, इन इच्छाओं की पूरी कैसे करें? मेरे पास 50 रुपए हैं, मैं 50 रुपए में अपनी बंदी को मैगडी में भी खिलाना चाहता हूं और उसके अपनी जेब में भी 20 रुपए रखना चाहता हूं। तो बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो पूरी कैसे करूं? पूरी ऐसे करेंगे कि आवश्यकताओं की पूर्ति उपलब्ध सीमित संसाधन, जैसे मैंने बोला ना मेरे पास सिर्फ 50 रुपए हैं, ज्यादा नहीं है, तो उपलब्ध सीमित संसाधन, ये सीमित है, असीमित नहीं है, बहुत सारा नहीं है, सीमित संसाधन के वैकल्पिक उपयोग। वैकल्पिक उपयोग का क्या मतलब है? यहाँ पे वैकल्पिक उपयोग का मतलब है कि हम हर चीज नहीं कर सकते उन पैसों से, हमें चुनना पड़ेगा। या तो मैं उसको मैगडी लेके चले जाऊं, या फिर मैं अपनी जेब में रख लूं, या फिर कोई तीसरा काम है तो मैं उसको कर लूं। प्रायोरिटी हमारी चुननी पड़ेगी। हम देखते हैं ना हमेशा कि इन पैसों को खर्च करने के लिए हमारी प्रायोरिटी क्या है, क्या विकल्प है, उसमें से जो सबसे मेन होता है उसको हम चुनते हैं। तो पैसा खर्च करने के लिए जो वैकल्पिक उपयोग है हमारे बहुत, तो उनके बीच संबंध का अध्ययन कराता है कि कौन सा वैकल्पिक उपयोग सबसे महत्वपूर्ण है, यहां पैसा सबसे पहले लगाना है, बाद में अगर फिर पैसा आता है तो हम उसको इस जगह पे लगाएंगे। तो हमारी असीमित इच्छा और उपलब्ध सीमित संसाधन, इन दोनों के बीच वैकल्पिक उपयोग का जो संबंध है उसका अध्ययन कौन कराता है? अर्थशास्त्र कराता है। अर्थशास्त्र में हम सीमित संसाधन और असीमित इच्छा के बीच में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम बीच में रहें, ताकि ऐसा करने से होगा क्या?
हम अपनी असीमित इच्छाओं को सीमित संसाधनों से पूरा करना चाहते हैं, तो ऐसा करने से हुआ क्या, मोटिव क्या है, ये करने का हमारा मोटिव क्या है, मकसद क्या है, मकसद है कि जो उपभोक्ता है उसकी संतुष्टि सबसे अधिकतम हो, सबसे ज्यादा हो संतुष्टि, ठीक है, वो सबसे ज्यादा संतुष्ट हो। मैं 50 रुपए में ही सबसे ज्यादा संतुष्ट कहां रहूंगा, 50 रुपए की मैं कहीं पे एक चाय पी लूं उसमें, या फिर मैं थोड़ा सा 10 रुपए का नाश्ता कर लूं, 5-10 की चाय पी लूं, या फिर 10-5 रुपए बचा भी लूं, कुछ और नाश्ता कुछ 10-15 का कर लूं उसमें, तो वो संतुष्टि देखनी पड़ेगी कि संतुष्टि किधर है, ठीक है, वो सबसे वैकल्पिक अच्छा विकल्प है चुनने के लिए। तो उपभोक्ता की संतुष्टि होनी चाहिए, उत्पादक का सबसे अधिक लाभ होना चाहिए, उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम कर सके। उत्पादक के लिए क्या होगा, अगर मैं एक उत्पादक की नजर से सोचूं, मैं चीज बनाने वाला हूं, उसकी नजर से सोचूं, तो मेरे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है कि मेरा लाभ सबसे ज्यादा हो, मेरा लाभ सबसे ज्यादा हो, अच्छे से अच्छी कमाई कर सकूं मैं। और तीसरा एक वर्ग आता है, तीसरा वर्ग आता है समाज, जो उपभोक्ता और उत्पादक के हटके है। समाज क्या चाहेगा, समाज चाहेगा कि उसका सबसे ज्यादा कल्याण हो, ठीक है, कुछ अच्छा आए समाज में, समाज का कल्याण हो। सब अपने हित की सोच रहे हैं, उपभोक्ता अपने हित की सोच रहा है, उत्पादक अपने हित की सोच रहा है, उत्पादक अपने हित की सोच रहा है, और समाज सामाजिक कल्याण को अधिकतम कर सके, सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना चाहता है, ठीक है। तो ये इसकी परिभाषा है, सबसे सटीक परिभाषा। ये एक ऐसा विषय है जो मानव की असीमित आवश्यकताओं एवं उपलब्ध सीमित संसाधन के वैकल्पिक उपयोग के बीच संबंध का अध्ययन कराता है, ठीक है। क्यों, ताकि उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सके, उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम कर सके, तथा समाज अपने सामाजिक कल्याण को अधिकतम कर सके, ठीक है। ये इसकी मेन परिभाषा है। तो अब हम देखेंगे कि अर्थशास्त्र की कितनी शाखाएं हैं, कितने तरह के अर्थशास्त्र हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र के 2 भाग हैं, और सबसे पहले भाग का नाम क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब थोड़ा नाम से ही पता लग रहा है व्यष्टि, अगर हम इसको गलती पढ़ देते तो क्या पढ़ते हैं, व्यक्ति, है ना, तो थोड़ा हिंट मिलेगा इससे, ठीक है। व्यष्टि मतलब व्यक्ति, मतलब यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है, ये अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसमें व्यक्तिगत इकाई मतलब किसी एक घर, किसी एक दुकान या कोई एक उत्पादक, उसके बारे में व्यक्तिगत इकाइयों, जैसे एक उत्पादक, कोई एक उपभोक्ता मतलब जो सामान खरीदता है वो उपभोक्ता, कोई एक उपभोक्ता की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। आर्थिक क्रिया क्या होती है, मैंने अभी बोला था, अर्थ मतलब होता है धन और क्रिया मतलब होता है काम। तो आर्थिक क्रिया मतलब धन से रिलेटेड जो वो काम करता है, जब पैसा देके सामान खरीदता है या फिर पैसा लेके सामान बेचता है, ठीक है, पैसा उधार लगाता है, ठीक है, वो भी हो सकता है। तो जो जहां पैसा या धन या जमीन कोई भी आ जा रहा है, धन की चीज, तो वो क्रिया। तो जैसे एक उत्पादक या एक उपभोक्ता के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना मतलब पढ़ना, उसके बारे में पढ़ना मतलब उसकी सिचुएशन को पढ़ना, उसने क्या करा, कैसे करा, वो सारी चीजें देखना, ठीक है। तो वो क्या होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। जब हम किसी एक के बारे में पढ़ते हैं। अब समष्टि अर्थशास्त्र दूसरा क्या है, दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र, इसमें क्या पढ़ेंगे, यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था में जो संपूर्ण चीजें आती है, जैसे पूरे देश का, अगर मैं बोलूं कि मेरे घर की बात में मेरे घर की कमाई, मेरे घर के खर्चे, मेरे घर में कितने जगह से पैसा आता है, कितने जगह जाता है, कहाँ मैं रखता कैसे हूँ, वो सारी चीजें, वो व्यष्टि में। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं मेरे पूरे मोहल्ले के खर्चे, मोहल्ले की इनकम, मोहल्ले को कहां से पैसा मिलता है, तो ये सारा समष्टि में हो जाएगा। मोहल्ला मतलब पूरा देश, ठीक है, मैं मोहल्ला एक छोटा एग्जांपल ले रहा हूं, मैं एक्चुअली मोहल्ले की बात नहीं कर रहा हूं। तो मोहल्ला मतलब मेरा पूरा देश, ठीक है। तो जब मैं देश की इनकम देखता हूँ, देश का कोई मुद्दा देखता हूँ, कोई मुद्दा, जैसे रोजगार का स्तर, जैसे मैं रोजगार का स्तर देखता हूँ, तो रोजगार का स्तर में क्या अपनी गली में देखूंगा,
नहीं, रोजगार का स्तर या तो मैं पूरे दिल्ली के बेस पे देखूंगा, या नहीं तो पूरे भारत पे देखूंगा, या तो हो सकता है विश्व पे देखूं। विश्व पे देखने की हमें कोई जरूरत होती नहीं है, कोई जरूरत नहीं होती विश्व पे देखने की हमें। लेकिन फिर भी हम जब संपूर्ण की बात करते हैं, बहुत बड़े स्तर पर बात करते हैं, बहुत बड़ी चीजें बात करते हैं, कोई हम गरीबी देख रहे हैं कि हमारे देश में गरीबी कितनी है। जब हम देश की गरीबी देखेंगे तो हम देश के सारे तबकों की बात करेंगे, सारे राज्यों की, सारे जगहों की बात करेंगे। तो जब हम बड़े स्तर की बात करते हैं तो वो क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र। जब हम छोटे स्तर की बात करते हैं, छोटा एक घर, एक गली, या फिर एक दुकान, या एक उत्पादक, एक उपभोक्ता, तो जब उसकी बात करते हैं तो वो व्यष्टि होता है। ठीक है, हिंट के लिए हम याद रख सकते हैं व्यष्टि, व्यक्ति। जब मैं एक व्यक्ति की बात करता हूं तो व्यष्टि मतलब व्यक्ति, समष्टि मतलब संपूर्ण, सारा। ठीक है, मैंने वर्ड यूज भी करा है यहाँ पे, संपूर्ण। ठीक है, समष्टि संपूर्ण, व्यष्टि व्यक्तिगत, या फिर व्यक्ति। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं हम इसको। तो ये क्या था, ये अर्थशास्त्र कितने तरह के होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों अलग कैसे है। अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र और ये दोनों बराबर नहीं है। हमेशा हमें क्या लगता है कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र बराबर है, नहीं, थोड़ा सा बहुत माइनर छोटा सा डिफरेंस है, अलग है थोड़ा। कैसे, अब हम इसकी थोड़ी सी परिभाषा देखते हैं, फिर हम समझेंगे उसको। अर्थव्यवस्था क्या है, किसी क्षेत्र विशेष में होने वाली आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति का मतलब होता है किस तरह की आर्थिक क्रिया हो रही है, किसी क्षेत्र में किस तरह की आर्थिक क्रिया हो रही है। लेन देन, पैसों का लेन देन हो रहा है, या सामान का लेन देन हो रहा है, या फिर पैसे के बदले में सामान खरीदा जा रहा है, या फिर सिर्फ पैसा मैं दे रहा हूं, बदले में मुझे कुछ मिल नहीं रहा, अभी बाद में मिलेगा। ठीक है, अभी देखते हैं कि पैसे की आर्थिक क्रिया का लेन देन क्या है, प्रकृति कैसी है, आर्थिक क्रिया किस प्रकृति की है, तथा स्तर को प्रकट करता है। प्रकृति कैसी है और किस स्तर का है, नीचे के स्तर का है कि बड़े स्तर का है। जब मैं 100 रुपए किसी को उधार देता हूं तो वो बहुत निचले स्तर का, लेकिन जब मैं उसको 5,000, 10,000 या 50 लाख, 1 करोड़ ऐसे देता हूं तो उसका स्तर बढ़ जाता है। ठीक है, तो किस स्तर का है, छोटे स्तर का, बड़े स्तर का, मध्यम स्तर का, ऐसे करके। तो किसी क्षेत्र विशेष में होने वाली आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति क्या है, कोई एक विशेष क्षेत्र में होने वाली आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति क्या है, उसका क्या स्तर है, वो आर्थिक क्रिया छोटी स्तर पे हो रही है या बड़ी, छोटे स्तर पे हो रही है या बड़े स्तर पे हो रही है। ठीक है, स्तर क्या है, को प्रकट करने वाली अर्थव्यवस्था कहते हैं। प्रकट करने वाली व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा देख लेना आगे। इसमें मुख्यतः कितने तरह के होते हैं। अब तुमने सुना होगा कई बार कि प्राथमिक अर्थव्यवस्था, द्वितीय अर्थव्यवस्था और तृतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये 3 शब्द सुने होंगे तुमने। तो ये क्या है, हम जब कृषि क्षेत्र की बात करते हैं, कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था, कृषि से रिलेटेड थोड़ा सा आ गया। कृषि मतलब जमीन। ठीक है, कोई उत्पाद, ठीक है, जहां पे किसान टाइप का कुछ हो गया, जमीन। नेचुरल, प्राकृतिक। ठीक है, जब हम कोई इसको लिख लेते हैं प्राथमिक, प्राकृतिक, जब हम प्रकृति की मदद से पैसा कमाते हैं तो उसको प्राथमिक कहते हैं। प्राथमिक मतलब कृषि क्षेत्र, फिर चाहे वो फसल उपजा के हो या मछली पाल के हो। मछली पालना क्या है, एक तरह का प्रकृति से ही तो पैसा कमा रहे हैं। मछली को हम तो नहीं जान दे रहे हैं, ठीक है, जान तो उसमें पहले से है। तो वो चीज की हम जब प्रकृति की हेल्प से पैसा कमाते हैं, ठीक है, हम जब पैसा कमाते हैं तो उसको कृषि क्षेत्र या कृषि अर्थव्यवस्था या फिर प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इसमें नेचर प्रकृति, प्राकृतिक, प्रकृति, ये दोनों थोड़ा मेन वर्ड है। ठीक है, अगला आता है विनिर्माण क्षेत्र। विनिर्माण शब्द से ही थोड़ा सा लग रहा है कि दोबारा निर्माण किया गया। दोबारा निर्माण जैसे सबसे पहले उसका कच्चा माल, कोई चीज बनती है तो सबसे पहले कच्चा माल आता है। ठीक है, कच्चा माल आ गया, अब मेरे पे प्लास्टिक आ गया। प्लास्टिक का मैंने जग बनाना है तो प्लास्टिक को मैं यूज करने लायक वस्तु बनाऊंगा, उपयोग करने वाली वस्तु। तो वो क्या हुआ, विनिर्माण ही तो हुआ ना। प्लास्टिक मेरे पे आया, मैंने उसको अलग तरीके से निर्माण किया दोबारा।
और फिर जब मैंने उसका जग बनाया तो लोगों ने खरीदा, ठीक है। तो वो विनिर्माण क्षेत्र होता है, उसको कहते हैं द्वितीय क्षेत्र, उसको कहते हैं द्वितीय क्षेत्र। और सबसे सबसे लास्ट में क्या होता है, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र नाम से ही थोड़ा सा पता लग रहा है कि सेवा क्षेत्र मतलब हम इसमें कुछ लेन देन नहीं करते, हमें दिखता नहीं है कुछ कि हमने पैसा दिया बदले में हमें कुछ मिला, ऐसा नहीं दिखता हमें, ठीक है। हमने उससे सेवा ली। अब क्या होता है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को पैसा दिया, बदले में उसने हमारी जांच की थोड़ी सी और हमें एक दवाई लिख के दे दिया, ठीक है। अभी क्या हमें कुछ मिला, क्या एक पर्चे में उसने लिख के दे दिया, हमें कुछ दिया उसने, नहीं दिया। उसने अपनी नॉलेज दी हमें, उसने हमें नॉलेज दी अपनी, उसने हमारी सेवा, उसी को कहते हैं सेवा क्षेत्र। जब कोई पढ़ा लिखा आदमी या कोई चीज किसी फील्ड में निपुण हो, जैसे किसी सीए के पास जाते हैं, सीए अपनी नॉलेज देता है किसी कंपनी को और कहता है ऐसे करके आप टैक्स बचाओ, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, अपनी नॉलेज ही तो दे रहा है, ठीक है। वो होता है सेवा, वो सेवा देना होता है, ठीक है। तो सेवा क्षेत्र होता है सबसे लास्ट में, चाहे फिर वो सीए हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई साइंटिस्ट हो, बहुत तरीके का आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, तो उसे कहते हैं हम तृतीय क्षेत्र, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पे आर्थिक क्रिया की बात करी थी, आर्थिक क्रिया कैसी होती है, क्या मतलब कैसी होती है, क्या आर्थिक क्रिया, क्या आर्थिक क्रिया कैसे होती है। आर्थिक क्रिया होती है उत्पाद, कोई चीज उत्पाद हो रहा है, कोई चीज बन रहा है, उसमें आर्थिक क्रिया होगी। दूसरा होता है वितरण, उस उत्पाद का जो हम वितरण करते हैं, बेचना कह सकते हैं हम उसको, ठीक है। बेचना, वितरण करना, वितरण अलग अलग तरीके का हो सकता है, शायद हम फ्री में बेचे थोड़ा सा, या थोड़ा सस्ता बेचे, महंगा बेचे, लेकिन वितरण मतलब बांटना, ठीक है। तो जब बेचना होता है तो एक आर्थिक क्रिया होती है। आर्थिक क्रिया मैंने पहले भी बताया था, आर्थिक क्रिया मतलब जिसमें पैसा या कोई धन, कोई भी धन, ठीक है, मैं उसको 100 रुपए ना देके 100 रुपए की कोई चीज दे रहा हूं, तो वो भी तो एक आर्थिक क्रिया हुई ना, ठीक है। सबसे पहले उत्पाद हो, कोई वितरण हो, सामान का लेन देन हो। उपभोग, उपभोग मतलब होता है कोई चीज यूज करना, उसको भोग करना। कहते हैं ना कि हमारे में एक कहावत होती है कि कमा तो लिया पर भोग नहीं कर पाया, वो चीज भोग, ठीक है। कि उपभोग करना, उसको यूज करना, ठीक है। यूज कब करेंगे, जब हम उसको कहीं से लाएंगे, कोई आर्थिक क्रिया उससे पहले हुई होगी, ठीक है। और एक होता है निवेश। निवेश में क्या होता है, मैंने तुम्हें पहले बीच में एक थोड़ा सा बताया था कि जब हम पैसा किसी के पास इन्वेस्ट करते तो क्या वो आर्थिक क्रिया नहीं हुई, वो भी आर्थिक क्रिया हुई। हमने निवेश करा है ना, निवेश के बदले में तो मिलेगा कुछ, अभी ना मिले, बाद में इंटरेस्ट मिलेगा, थोड़े टाइम बाद मिलेगा इंटरेस्ट, लेकिन मिलेगा तो सही। तो वो क्या हुआ, वो एक निवेश हुआ। तो ये 4 तरह की आर्थिक क्रियाएं हो सकती है, ठीक है। बुक में 1-2 ज्यादा लिखा है, आप वो याद करना चाहो कर सकते हो, लेकिन ये उत्पाद, वितरण, उपभोग, निवेश, ये 4 मेन है, इसको याद करना जरूरी है थोड़ा सा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अर्थशास्त्र में किसने क्या बोला है। हमने तो ये अपने हिसाब से देख लिया, और किसने क्या परिभाषा दी है, अब हम वो देखेंगे। एक चीज अब हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र ये दोनों अलग कैसे है। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, दिखने में बहुत सेम लगता है लेकिन थोड़ा सा अलग है। जब हम भारत के अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो हम किसी पर्सन की या कोई किताब या इन सब की बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हम कुछ प्रैक्टिकली बात कर रहे होते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, ठीक है, खुली है कि बंद है। वो हम देखेंगे बाद में, खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था कैसे, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे देखेंगे। तो अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था का स्तर कैसा है, 0.5 पे जा रहा है कि 5 पे जा रहा है कि 10 पे जा रहा है, उसको हम न्यूमेरिकल नंबर में देखते हैं कुछ, ठीक है। लेकिन जब हम अर्थशास्त्र देखते हैं तो थ्योरी देखते हैं, ठीक है। तो मेन डिफरेंस क्या है अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में, वो है थ्योरी और वो है प्रैक्टिकल। जो अर्थशास्त्र है वो है थ्योरी, और जो अर्थव्यवस्था है वो है प्रैक्टिकल, ठीक है। ये प्रैक्टिकली होता है सारा अर्थव्यवस्था। जब मैं, तुम खुद सोचो ना थोड़ा सा कि जब मैं किसी के अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूं तो मैं उसके प्रैक्टिकली तो सोच रहा हूँ कि उसकी अर्थव्यवस्था क्या है, उसकी हालत कैसी है, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, उसके पास कितनी उधारी है, क्या है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं अर्थशास्त्र की बात कर रहा हूँ तो अर्थशास्त्र से दिमाग में एक चीज आती है कि यार ये किसी किताब की बात कर रहा है क्या, या किसी पर्सन की बात कर रहा है अर्थशास्त्री,
तो अर्थशास्त्र मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि भारत का अर्थशास्त्र कैसा है तो फिर मैं बोलूं कि भारत का अर्थशास्त्र यार 5 पे जा रहा है, ठीक है, तो ये नहीं कह सकते। अर्थव्यवस्था 5% पे जा रही है, ऐसा कुछ हम कह सकते हैं। अभी सुना भी होगा तुमने 28% का लॉस हो गया हमें, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था 28% नेगेटिव चली गई है ना, थोड़ा पैंडेमिक के चक्कर में। तो वो चीज, तो अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में एक मेन डिफरेंस एक यही है कि वो थ्योरी पढ़ाता है और वो प्रैक्टिकल बताता है, ठीक है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे बोला गया है? आधुनिक अर्थशास्त्र, ये मेन वर्ड है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। उन्होंने एक परिभाषा दे रखी है, बहुत सिंपल सी है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, बस उन्होंने एक ये बोला है। इसी को हम डिफाइन करके काफी चीजें समझ सकते हैं, लेकिन जो मैंने साधारण में बताया उसको ध्यान रखो। बस ये याद रख लो कि एडम स्मिथ जो है, एडम स्मिथ जो है हमारे आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक है। जनक यानी पिता, ऐसे कुछ कह सकते हैं, ठीक है।